Okay, so Assalamualaikum. We are waiting for Kamala Appa to join the live session from India, and I am hating this technological glitches that I am. Please add her. Adding, connecting. I'm waiting for her video to pop up. कमला आपा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर मेरी तरफ नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं उसके लिए? मैं तो it says send request. I've sent about 100 times the send request. पता नहीं कमला आपा बॉर्डर के पास रुक गई है शायद आपकी तस्वीर। देख लो मैं क्या करूं। It says कोई बात नहीं, कोई बात। It says send technology. It says send a join request, and I've been sending it. Yes, that is why I am able to hear you. Like you have sent the request, I've accepted it, and now we are live together, but we're not able to see you. What should we do? So क्या आप एक दफा दोबारा प्लीज भेज देंगी? मैं अगर आपको इसमें से रिमूव करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि if it works out or not. All right. So what should I do? I go out of this. Yes, I have removed you, and you can send the request once again. So I leave. Yes. Okay, so I'm waiting for Kamala Appa to send me the request once again, and let's see if it works out or not. I hope it does. Okay, so I'm waiting for her to send me the request once again, and if it still doesn't work out, we'll see what we should be doing. Technology, Facebook. Okay. There are 5 people here. Why can't I view my viewers? Yes. All right. Finally. Namaste. Salam alaikum. क्या यार, ये जवान लोगों के साथ मैंने आगे कभी नहीं आना। अब कमला आपा, मैं कानों को हाथ लगा के आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो वेरी सॉरी, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है मुझे मार्क जकरबर्ग को डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखनी चाहिए भाई कि ये तुमने क्या फेसबुक बनाया। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम और मैं ऐसे ही दिखेंगे, तुम मेरे सिर पे बैठी रहोगी और मैं तुम्हारे नीचे, ऐसे ही दिखेंगे पूरे वक्त। ये तो बहुत बुरा हो गया, मुझे तो अब बहुत बुरा फील हो रहा है ये देख के। नहीं, अब ठीक है, जो है ऐसा है। अब ये फिर पूछ रहा है रिक्वेस्ट टू जॉइन दस्तक पीके's ब्रॉडकास्ट, डू आई सेंड यू अनदर रिक्वेस्ट? No, just do it. We are live. We are fine now, so we can formally start the session. So, Kamala आपा कैसी हैं आप? I am so sorry for all the technical glitches, but उसके अलावा आप कैसी हैं? I told you कि मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मगर उसके अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, उसके अलावा मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरी वजह से परेशान है, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ इस चीज के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त कितनी ऑनर्ड फील कर रही हूँ, बिकॉज आई रिमेम्बर कुछ साल पहले की बात है कि मैंने हमेशा से, जब से मैं छोटी थी, तो आई यूज टू ऑलवेज क्वेश्चन द कंस्ट्रक्ट ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी and how women are viewed and how patriarchy redefines us, but उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि patriarchy है क्या चीज। तो एक दिन आमिर खान के एक प्रोग्राम में मैंने आपको बोलते हुए सुना,
उसमें आप वाह, घरेलू तशद्दुद के बारे में बात कर रही थी, और आप इस तरह से भी बात कर रही थी, आपने ये कुछ सवालात उठाए कि हम कैसे ये बता सकते हैं कि हमारे जो घर हैं वो जेंडर इक्विटेबल है या नहीं है, कि क्या मेरी हमारी जो वालदा हैं उनको हमारे अब्बू का नाम कैरी करती हैं, क्या प्रॉपर्टी अम्मी के नाम पे है या अब्बू के नाम पे है. सो इट गॉट मी थिंकिंग that somewhere something is wrong. So you actually inspired a young girl like me to read more about feminism, to read more about gender equality, to read more about what is wrong in the society and why women are treated like that. So Kamla Appa, just like me, there are millions that you have inspired across South Asia, in India, in Pakistan, and I'm sure across the globe. And you don't need an introduction, because अगर मैं आपका तारुफ कराऊंगी यहाँ पे तो मुझे लगेगा कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ. लेकिन संगत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपने बनाया है जिसपे दुनिया भर से, ना कि सिर्फ साउथ एशिया से, खवातीन मिलजुल के उस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती हैं. और they know that there is a place where they can feel at home now. There is a place where they can actually call out people who support patriarchy, systems that support patriarchy, and things that promote gender based violence and violence against women in the society. So thank you so much for doing all of that and for taking out the time for this session. Any introductory remarks, and then we will take the session forward. नहीं बस यही है कि जो हम लोग सफेद बालों वाले काम करते हैं, अगर उसका ऐसा असर जैसे तुमने बताया तुम पर पड़ा, इसकी हमें खबर मिले तो लगता है कि जिंदगी ठीक ही गुजर गई हमारी. और अब जवान लोग तैयार हैं इस बराबरी की तरफ ले जाने वाली जद्दोजहद के लिए, इंसाफ की तरफ ले जाने वाली जद्दोजहद के लिए. तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी जैसी खवातीन, और आज तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि सिर्फ खवातीन इस चीज में आगे नहीं आ रही हैं. आज बहुत से मर्द और लड़के भी ये समझ रहे हैं कि जिन खानदानों में बराबरी है, मोहब्बत है, एक दूसरे की इज्जत है, वो खानदान खुश हैं, वहां सब तरक्की कर सकते हैं. तो ये जो जद्दोजहद है बीबी हीरा, ये हम सिर्फ औरतों के लिए नहीं करते, ये मैं माशरे के लिए करती हूँ. और ये मैं जो मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि औरत और मर्द बराबर हैं, तो हमारी ये जो जद्दोजहद है ये बराबरी के लिए है, मोहब्बत के लिए है, हर एक की खुशी और हर एक की तरक्की के लिए है. बस इतना ही कहना चाहती हूँ. बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के. बल्कि आप लोगों से ही मैंने ये सीखा है कि जो पिदरशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो अकेले नहीं लड़ी जा सकती. नहीं, उसमें हम मर्दों को और औरतों को शाना बशाना खड़े होके उसके खिलाफ आवाज उठानी है. और यही तब्दीली हमने पिछले 3 साल में औरत मार्च में भी देखी है, कि जो शुरू तो सिर्फ खवातीन से हुई थी, लेकिन अब मर्द भी उसमें बराबर के शरीक और हिस्सेदार हैं. और वो हमारे साथ मिलके हर साल औरत मार्च पे मार्च करते हैं, एक ऐसे मुआशरे के लिए जिसमें औरत और मर्द बराबर हैं और बराबर फैसिलिटीज और उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल है. बिल्कुल. ये बातें तो चलती रहेंगी कमला आपा. मैं लेकिन ये सेशंस जो है रखने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बारहा इस चीज के बारे में एम्फसाइज किया है कि बात करें, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर. और जब आप कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एक बेहतर मुआशरा तश्कील पाएगा. तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप जेंडर और सेक्स के बारे में आपने बात की, और आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि उन दोनों में क्या फ़र्क है.
क्योंकि ये ही एक मुताबिकत है जिसके ऊपर जो है हमारे माशरे की बुनियाद एक तो रखी जाती है, दूसरा बहुत सा जो घरेलू तशद्दुद या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो खवातीन को पेश जो जिनका सामना वो करती हैं, उसका रूट कॉज यहीं से शुरुआत होती है उस चीज़ की, मेरे ख्याल में। कि जब ये कंफ्यूजन है कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, और हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सेक्स इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। तो अगर बेशक। आप प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन करें थोड़ा सा डिटेल में। हाँ, तो मुझे खुशी है हीरा कि हम इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है आज, मतलब हमारी सरकार जेंडर जेंडर करती है, वर्ल्ड बैंक जेंडर करता है, एनजीओ जेंडर करते हैं, यूएन जेंडर करता है, मगर ठीक से अभी भी हम सबको नहीं मालूम कि जेंडर आखिर है क्या। और इसमें शायद गलती मेरे जैसे लोगों की है, शायद हम ठीक से समझा नहीं पाते और हम लोग अल्फाज में फंस जाते हैं। तो मैं अल्फाज की बात नहीं करूंगी, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके बताऊंगी। अब जैसे मैं हूं, मेरी दो पहचानें हैं। एक मेरी जिस्मानी पहचान है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे जिस्म के एक छोटे से हिस्से को देखकर ये कहा गया कि अरे लड़की हुई है। वो छोटा सा हिस्सा वजाइना था। और जब मेरा भाई पैदा हुआ तो उसके जिस्म के एक हिस्से को देखकर, पीनस को देखकर कहा ओहो बेटा पैदा हुआ है। बाकी मेरे भाई के तमाम जिस्म में और मेरे जिस्म में कोई फर्क नहीं था। वही दो खूबसूरत हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, जिस्म के अंदर भी तमाम सेम, सिर्फ ये एक फर्क। मगर उस फर्क को देखकर अगर मेरा पूरा खानदान रोने लग जाए कि हाय हाय ही जम्मी हुई है, बेटी पैदा हो गई, तो ये जो रिएक्शन है इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे जिस्म से, इसका लेना देना माशरे के सोचने से है। कुछ माशरों में फर्क ही नहीं पड़ता, सब खुश होते हैं, वो देखेंगे कि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ है ना। तो ये जो मेरी पहचान है जिस्मानी, जिसमें सिर्फ 2 या 3 फर्क हैं मेरे भाई के जिस्म में और मेरे फर्क जिस्म में, और वो फर्क कुदरत ने क्यों बनाए? सिर्फ एक चीज के लिए कि कुदरत ने मुझे यानी औरत को, फीमेल को रिप्रोडक्शन की ज्यादा जिम्मेदारी दी है। सिर्फ मैं अपने जिस्म में 9 महीने एक बच्चा बड़ा कर सकती हूँ, मेरा भाई बेचारा नहीं कर सकता। उसको कुदरत ने जो जिस्म दिया है वो थोड़ा बेकार सा दिया है ना। मतलब ना तो यूट्रस है, ना तो बेचारे के ब्रेस्ट हैं। तो अब उसमें मेरा तो कसूर नहीं है, वो तो कुदरत से पूछना चाहिए मर्दों को कि भैया क्यों तुम्हें कुदरत ने ट्रस्ट नहीं किया। तो वो है हमारी सेक्स। और सिर्फ एक चीज के लिए कुदरत ने हमें फर्क बनाया कि मैं अपने जिस्म में बच्चा रख सकती हूँ और मैं उसको दूध पिला सकती हूँ, बस। मगर माशरा क्या करता है कि अगर तुम औरत हो तो इसके साथ सैकड़ों चीजें और जोड़ देता है जिसका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या जोड़ देता है? अब जैसे ये जो मेरा दुपट्टा है बीवी, इसका लेना देना कुदरत से नहीं है। ये दुपट्टा जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ के अंदर से नहीं निकला था। तुम्हारे ये जो झुमके हैं जो तुमने पहने हुए हैं, और जिस छेद में वो झुमके लटके हुए हैं वो भी तुम्हें कुदरत ने नहीं दिया। जैसे ही तुम पैदा हुई कि लड़की है तो चलो कान में छेद कर दो, थोड़े दिन के बाद नाक में भी छेद कर देना। ये सब माशरे की बनाई हुई पहचाने हैं। और थोड़े दिन के बाद वो बताएंगे कि लड़की क्या पहनेगी, लड़का क्या पहनेगा। जेबों वाले कपड़े लड़के पहनेंगे
ताकि उनके हाथ हमेशा फारिग रहें, वो इंडिपेंडेंट रहें। जूते वो कैसे पहनेंगे? भाई पैरों में जूते पहनते हैं हम चलने के लिए, स्पीड के लिए, सेफ्टी के लिए, लेकिन हम लड़कियों के जूते भी ना तो सेफ है ना स्पीड देते हैं। ठीक इसी तरह हमें खाने को कब मिलेगा? भाई के पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा? हमें घर कितने बजे वापस आना होगा? भाई कितने बजे आ सकता है? मुझे बाहर खेलने दिया? तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये है जेंडर, जिसका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो हम औरतें कुदरत के खिलाफ नहीं है। कुदरत ने हमें ये जो कुव्वत बख्शी है, बच्चा पैदा करने की कुव्वत, उसको दूध पिलाने की कुव्वत, हम इसको सलाम करते हैं। हमें मेंस्ट्रुएशन से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जुड़ा हुआ है कायनात को आगे ले जाने के लिए। तो हमें कुदरत से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हमें नीचा और ऊंचा नहीं बनाया। कुदरत ने नहीं कहा कि जो औरत है वो कमतर है। कुदरत ने कहा औरत फर्क है। तो कुदरत हीरा फर्क बनाती है, सिर्फ फर्क बनाती है। और फर्क सिर्फ औरत मर्द में नहीं है, फर्क हमारे रंगों में है। हम गोरे हैं कि ब्राउन हैं कि काले हैं, हम टॉल हैं या शॉर्ट हैं। तुम्हें पता है आज पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 2 भी एक जैसे नहीं है, 2 मर्द भी एक जैसे नहीं है। तो कुदरत फर्क बनाती है और हम फर्क को डिस्क्रिमिनेशन में बदल देते हैं, इनइक्वालिटी में बदल देते हैं। और ये जो हम करते हैं, इसको बताने के लिए ही जेंडर का कॉन्सेप्ट लाया गया। और जब तक जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम कह भी नहीं सकते थे कि हम किस चीज से परेशान हैं। अब जैसे मैं बताती हूं, मैं 5 साल की थी तो मैं घर आई सीटी बजाती हुई, और मेरी माँ परेशान हो गई, है तू सीटी नहीं बजा सकती? मैं सीटी बजा रही हूं, तुसी कहते हो बजा नहीं सकती, मैं तो बजा रही हूं। नहीं तुम लड़की हो, तुम सीटी नहीं बजा सकती। अरे मैडम, सीटी तो होठ से बजती है ना, तो होठ मेरे भी तो हैं, तो मैं सीटी बजा रही हूं। उसके बाद मैंने उंगलियों से बजानी सीख ली, ऐसे करके। तब तो मेरी माँ की हवाइयां उड़ गई, तुम सीटी नहीं ये बजा, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब मेरी माँ से बेचारी से मैं ये नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे जेंडर का लफ्ज नहीं मालूम था। तो मैं को पूछ नहीं सकती थी, मम्मी कि ये जो कानून है कि लड़की सीटी नहीं बजा सकती, क्या ये कुदरत का कानून है? अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने कहा है कि लड़की सीटी नहीं बजाएगी? तो वो तो नहीं है, मैं बजा सकती हूँ, क्योंकि सीटी हाथ से और मुंह से और स्किल से बजती। अब हीरा को तो नहीं आती होगी सीटी बजानी। मैं बिल्कुल ये सोच रही थी कि मैं जब आपके पास इंडिया आऊंगी तो आपने मुझे सीटी बजानी सिखानी है सबसे पहले। एकदम सबसे पहले सिखाऊंगी। तो at that time I did not have the concept of gender to tell my mother, माँ ये आपके माशरे का कानून है, ये अल्लाह मियाँ का, भगवान का या नेचर का कानून नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आया, ये इन 2 चीजों को अलग करने के लिए आया। एक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी हमें कबूल है। दूसरा है माशरे का बनाया हुआ कानून, कि लड़की ये पहनेगी, ऐसे बाल होंगे, ऐसे उठेगी, ऐसे बैठेगी, इसके ये हकूक होंगे, इसकी ये जिम्मेदारियां होंगी, ये नौकरी करेगी या नहीं करेगी, घर का काम कौन करेगा। तो बीबी हम इंसान पैदा होते हैं, जेंडर हमें लड़की लड़का बना देता है। ठीक वैसे जब मैं पैदा हुई थी तो मैं इंसान पैदा हुई थी, कुदरत ने मुझे हिंदू मुसलमान नहीं बनाया था।
हिंदू मुसलमान मुझे माशरे ने बनाया, कुदरत तो हमें पूरा इंसान बनाती है। कुदरत तो मुझे नीचे भेजती है कि कमला तू चाहे तो मोटरसाइकिल चला सकती है, क्योंकि मोटरसाइकिल हाथ और पैर से चलती है। तू चाहे तो हवाई जहाज चला सकती है, वो दिमाग से हाथ पैर से चलता है। और सोसाइटी और मेरे भाई को भी कुदरत ने कहा कि तू चाहे तो रो सकता है, तेरे भी आंसू बनाए हैं कुदरत ने, तू रो सकता है, मगर माशरा तुझे रोने नहीं देगा। मेरे भाई को कुदरत कहती है तू चाहे तो घर का सारा खाना तू बना सकता है। तो कुदरत ने सिर्फ एक फर्क किया है। अब ठीक ऐसे जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, हम इंसान पैदा होते हैं और हमें ब्राह्मण और दलित बना दिया जाता है। दुनिया में कोई काले पैदा हो गए अफ्रीका में, या कहा कि काले लोग इंफीरियर हैं, तो आज तुम और मैं जो कलर्ड में आते हैं, हम ग्लोबल लेवल पर इंफीरियर हैं, हम व्हाइट नहीं हैं। तो अमेरिका में हमें पाकी या इंडियन कह के मारा जाएगा। तो बीबी ये तमाम चीजें जो हैं ये माशरे की बनाई हैं, और ये क्या करती हैं, ये पूरे इंसानों को पहले तो आधा बांट देती हैं। तुम लड़की हो तुम सिर्फ ये करोगी, तुम लड़के हो तुम सिर्फ ये करोगे। आजाद लोगों को डिब्बों में घुसा देता है जेंडर। तो हम कुदरत के खिलाफ नहीं है, भगवान या अल्लाह के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उस माशरे के खिलाफ हैं जो एक छोटे से फर्क को, जो जिस्मानी फर्क है, उसको हमारी किस्मत बना देता है, लड़कों की भी और हमारी भी। और जेंडर क्या है, जेंडर बेसिकली एक खेल है पावर का। ये लड़कों को पावर देता है और लड़कियों और औरतों से पावर ले लेता है, हमें कमजोर बना देता है, कमतर बना देता है, और ना हम खेल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना मसल्स बना सकते हैं, लीडरशिप नहीं सीख सकते। तो बेसिकली ये छोटा सा फर्क है। और जेंडर किसी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा कि जेंडर इज अ परफॉर्मेंस। नाटक होता है ना, आप लोग नाटक बोलते हो ना, प्ले। तो कुछ जैसे अब मैंने कोई छोटा सा नाटक किया तो मैं 3-4 दिन तक वो रोल करूंगी उस प्ले का, लेकिन जेंडर का नाटक पूरी उम्र चलता है। पूरी उम्र हमें ये नाटक करना पड़ता है। घर से बाहर जा रहे हैं तो दुपट्टा लो, सिर ढको, लिपस्टिकें लगाओ, ये तमाम नाटक पूरी उम्र का नाटक हो जाता है। दूसरों के सामने बोलो मत। और मैं यहाँ बार बार दोहराऊंगी कि ये नाटक सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों को भी उसी तरह जकड़ता है। अब सच तो ये है हीरा कि आज की औरतें तुम्हारे और मेरे जैसी, मैं चाहूं तो अभी ट्राउजर्स पहन के आ सकती हूँ, टी शर्ट पहन के आ सकती हूँ, सलवार कमीज पहन सकती हूँ, साड़ी पहन सकती हूँ। मर्द वही 2 कपड़े, उसके अलावा मतलब उनकी चॉइसेस तो हमसे कम है। हम इतने मल्टी डायमेंशनल हैं, खाना भी बना सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इससे लड़की लड़के औरत मर्द दोनों को फर्क पड़ रहा है। और ये पावर का गेम है, तो एक पावरफुल है एक पावरलेस है, तो ये ऊंच नीच का खेल है। ये कई दफा नफरत का खेल बन जाता है, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ कि मेरे अब्बा मुझे बराबर का नहीं समझते तो मुझे अच्छा थोड़ी लगता है। जब मैं देखती हूँ कि मेरी आजादी मुझे नहीं दी जा रही तो मुझे अच्छा थोड़ी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेकार सी चीज माशरे ने बना दी है, हमें सोचना पड़ेगा। और फिर दोहराऊंगी कि हम बदनाम फेमिनिस्ट्स सिर्फ जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं, जैसा तुमने भी कहा। सेक्स
सेमनेस और इक्वालिटी ना हो सकती है, ना हम चाहते हैं। और मैं ये मानती हूँ अगर जेंडर खत्म होगा तो मर्द भी आजाद होंगे, वो भी अपनी मर्जी से जी सकेंगे, हम भी अपनी मर्जी से जी सकेंगे, और दोनों बराबरी से इंसाफ के साथ आगे बढ़ सकेंगे। छोटी सी बात है। बहुत शुक्रिया कमलाबा, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आई थिंक बहुत से लोग जो सुन रहे हैं उनकी काफ़ी कंफ्यूजन इस चीज़ से क्लियर हो गई होगी कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम सेमनेस की बात नहीं कर रहे, हम सेक्स इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एवरीबडी शुड हैव द राइट टू चूज, everybody should have the freedom to be whatever or whoever they want to be, and should have the choice to decide for themselves about their future endeavors, what they want to wear, what they want to study, whether they want to travel solo, and so on. इस सारी कॉन्वर्सेशन से मेरे दो सवाल फॉलो अप हैं। एक तो कमलापा, जब आप बात कर रही थी ना कि लड़कियों को जूते मतलब पहनने के लिए मतलब जूते होते हैं कंफर्ट के लिए, लेकिन अब उसमें देर आर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। सो ये कपड़ों से लेकर के, कॉस्मेटिक से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। सो मतलब इफ यू वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन कि ये सारी जो चीज है, द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स एंड जेंडर इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाउ इज इट लिंक्ड टू कैपिटलिज्म इफ एट ऑल? तो अगर हीरा तुम इजाजत दो तो इसके पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरी नजर में प्रॉब्लम जेंडर नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम एक और है और जेंडर उसका नतीजा है। तो जेंडर से हम डायरेक्टली लड़ाई कर ही नहीं सकते। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम का नाम है पेट्रियार्की, पिदरशाही। अगर पिदरशाही होगी तो जेंडर लाना ही पड़ेगा। जेंडर क्या है? पिदरशाही में मर्द को कैसे जीना है और औरत को कैसे जीना है वो सिखाने के लिए जेंडर लाना पड़ता है। क्योंकि पिदरशाही में मर्द को तो ऊंचा दिखाना है ना, ताकत देनी है ना, तो उसके लिए कहा जाता है राजा बेटा, खानदान का मालिक, इसके नाम से फिर खानदान चलेगा, मलिक साहब का खानदान मलिक बेटा चलाएगा। तो जेंडर से लड़ाई हो ही नहीं सकती जब तक पेट्रियार्की है। तो जिस चीज से हमारी लड़ाई है वो है पेट्रियार्की। और पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की को मैं 3 टुकड़ों में डिफाइन करती हूं। सबसे पहले ये एक सोशल सिस्टम है। मेरी माँ ने जब कहा कि कमला तुम सीटी नहीं बजाओगी, तो मेरी माँ कोई खराब औरत नहीं थी। मेरी माँ सिर्फ माशरे का हुक्म बजा रही थी। उन्होंने जो माशरे से सीखा था, माशरा जो उनको कह रहा था कि बेटी को कैसे पालना है। So my mother and my father were part of a social system. Second, पेट्रियार्की में बाय डेफिनेशन मर्द सुपीरियर है, औरत इंफीरियर है। जैसे रेस में बाय डेफिनेशन वाइट सुपीरियर है, ब्लैक्स इंफीरियर है। तीसरा, पेट्रियार्की में मर्दों को 3 चीजों पर ज्यादा हक मिलता है। रिसोर्सेस, तमाम रिसोर्सेस। सेकंड, डिसीजन मेकिंग, तय करने का हक, कौन फैसले कौन लेगा। नंबर 3, आइडियोलॉजी बनाने का हक। हमारे मजाहिब की आइडियोलॉजी मर्दों ने बनाई, हमारी सरकारों की आइडियोलॉजी मर्द बनाते हैं, किताबें वो लिखते हैं। तो पेट्रियार्की होगी तो जेंडर होगा। तो हमारी जो लड़ाई है वो पेट्रियार्की से है। और वो हम ये कहते हैं कि हम बराबर पैदा होते हैं और हमें बराबर के हक चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और हम बिल्कुल मर्दों को भी पूरे बराबर के हक देना चाहते हैं,
लड़कों को भी बराबर के हक और आज़ादी देना चाहते हैं। और पेट्रियार्की का रिश्ता, अब तुम्हारे सवाल पे आती हूँ, कैपिटलिज्म के साथ पिछले 100-200 सालों से जुड़ गया है। कैपिटलिज्म का मकसद है मुनाफाखोरी, उसने पैसा बनाना है। तो आज वो जेंडर के नाम पर, पेट्रियार्की के नाम पर सब कुछ कर रहा है। अब जब मैं छोटी थी 70 साल पहले, तो कसम से ना तो हमारे जूते फर्क थे, ना हमारे कपड़े फर्क थे, ना पिंक और ब्लू का फर्क था, गांवों में तो बिल्कुल नहीं था। और पिछले 70 साल में हम बराबरी की तरफ बढ़ने की जगह कैपिटलिज्म की बदौलत गैर बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कौन सी चीज फर्क नहीं है बताओ? जूते, कपड़े, अरे साबुन भी आज औरतों का अलग हो गया, मर्दों का अलग हो गया। क्रीम्स मर्दों की, परफ्यूम, परफ्यूम मर्दों का फर्क और हमारा फर्क। अम्ब्रेला बड़ा वाला काला, और हर बड़ी चीज मर्दों की, हर छोटी चीज औरत की। चाहे मेरी घड़ी है, ये जी मर्दानी घड़ी क्यों लगा रखी है? जो भी सेंसिबल चीज है वो मर्दों की हो गई, जो भी बकवास चीज है वो हमारी हो गई। तो जब मैं ये लगाती हूँ, लोग कहते हैं कि ओ तुम मर्दों के जैसे बनना चाहती हो। सच बात तो ये है कि अगर कोई मर्द तरीके की चीज कर रहा है तो मुझे उसकी नकल करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर वो भागने वाले जूते पहन रहा है तो मैं भैया वही जूते पहनूंगी ना। अगर वो अक्ल का काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगी? तो आई थिंक कैपिटलिज्म हैज प्लेड एक्चुअली अ डुअल रोल। कैपिटलिज्म ने हमारे लिए नौकरियां भी दी हैं, फैक्ट्रियों में औरतों को लगाया भी है, उससे हम आजादी की तरफ भी बढ़े हैं। तो दोनों रोल उसने निभाए हैं। मगर ये जो उसका पैसे बनाने के लिए लड़के लड़की को अलग करना, वो बहुत ही खतरनाक एक रोल है। और 4-5 चीजें हम देखें कि कैसे कैपिटलिज्म पेट्रियार्की को बढ़ावा देता है। नंबर 1, आज पोर्नोग्राफी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री, और इसका रिश्ता तशद्दुद से, वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन से बहुत बड़ा है। नंबर 2, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, $1 बिलियन इंडस्ट्री, जो मुझे बताती है कि मेरे लिए खूबसूरती क्या है। और 90% औरत को ये इंडस्ट्री कहती है कि नहीं तू खूबसूरत नहीं है, तेरा रंग ठीक नहीं है, तेरे होठों का रंग ठीक नहीं है। और फिर हम सब खुद से नफरत करने लग जाते हैं, नाखुश रहने लग जाते हैं। तीसरा, टॉय इंडस्ट्री, लड़कों के लिए बंदूक। 3 साल के लड़के को बंदूक लाके हम दे देते हैं और फिर बड़े हैरान होते हैं जब वो वायलेंट बन जाता है। नंबर 4, हॉलीवुड, बॉलीवुड, मीडिया, तमाम एडवर्टाइजमेंट्स, इन तमाम चीजों ने ये औरत और मर्द का जो खेल है इसको और खराब कर दिया। और हम सोचते थे टेक्नोलॉजी आएगी तो बराबरी आएगी। इन तमाम चीजों से तो बराबरी की जगह गैर बराबरी आ रही है। और हमें इन पर सोचना है कि हम कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बीबी। ये बहुत अच्छा तरीके से कमलाब आपने एक्सप्लेन किया, और आई थिंक इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड न्यू स्टफ टू एक्चुअली थिंक अबाउट एंड वर्क ऑन in terms of the connection between patriarchy, inequality, and capitalism. I'm going to go back to patriarchy once again,
And because this was going to be my question after the capitalism discussion, so agar hum patriarchy ki baat kare, and if somebody does not know what patriarchy is, so how do we make them understand that it is a system of social structures which puts women at a disadvantage? But if we would have to explain it through some local everyday examples, so how would we explain patriarchy, that it is within our homes, it is within our workplaces, public places as well? So if you can just give a few examples that are relevant to everybody around us. पैदा होते ही पता लग जाता है। तो मैं तो अपने इंडिया से एग्जांपल देती हूँ, तुम मुझे बताना। और मैं जानती हूँ कि हमारा और तुम्हारा कोई फर्क नहीं है, बीच में एक बिल्कुल दीवार खींचने से कुछ नहीं होता। भाई बेटी पैदा होते ही बड़े बड़े थाल बजते हैं, बेटा पैदा होते हुए ढोलक बजती है, ढोल बजते हैं, मिठाइयां बटती हैं। लड़की पैदा होते हुए ऐसा कुछ नहीं होता, पैदा होते ही। और वो जो मिडवाइफ होती है, दाई, मिडवाइफ को भी लड़का पैदा हो तो अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो अब पैदा होने का इंतजार ही नहीं करते, हम तो इतने साइंटिफिक हो गए हैं कि हम तो टेस्ट करा लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई लड़की अगर है तो हमें लड़की नहीं चाहिए, और खासतौर से अगर पहले एक लड़की है तो हमें लड़की नहीं चाहिए। और मिलियंस ऑफ गर्ल्स हैव बीन किल्ड इन चाइना, इन इंडिया एंड इन मेनी अदर कंट्रीज। ये दिख गया, घर में दिखता है कि क्या बेटी को जो खानदानी प्रॉपर्टी है वो दी जाएगी, या थोड़ा सा जहेज देके उसको भेज दिया जाएगा। लड़की को बाहर खेलने दिया जाएगा क्या? अगर गांव में स्कूल नहीं है तो क्या उसको हॉस्टल भेजा जाएगा जैसे उसके भाई को भेजा जाता है? घर में खाना बनता है तो पहले कौन खाता है? मर्द और बेटे खाते हैं पहले क्या, या सब बराबर का खाते हैं? हमारे यहाँ जितनी रिसर्च हुई है उससे पता लगा है कि जो बेटर खाना होता है, ज्यादा न्यूट्रिशनल खाना होता है, वो लड़कों को मिलता है। घी, मक्खन, फ्रूट्स, अगर नॉन वेजिटेरियन घर है। और मुझे याद है बांग्लादेश में एक एनजीओ में एक औरत मिली, वो 20-21 साल की थी और पहली मर्तबा एक एनजीओ में आई थी। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मैंने कहा बीबी क्या हुआ? बोली मैं कम से कम, वो 20-22 साल की थी, बोली मैं 15 साल से खाना बना रही हूँ और मुर्गा भी बनाती थी। कभी भी आज तक मुझे मुर्गे की टांग खाने को नहीं मिली थी। आज जिंदगी में पहली मर्तबा इस एनजीओ में आके मुझे बराबर समझा गया और मुझे मुर्गे की टांग दी। और आप उस बच्ची की जहनियत के बारे में सोचो, जो रोज देखती है उसका भाई खा रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान अपनी इज्जत लेके पैदा होता है, आजादी लेके पैदा होता है। वो जानती है कि ये गलत है, और वो ये भी जानती है कि ये गलत कौन कर रहा है। हाउ कैन शी रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स? हाउ कैन शी रिस्पेक्ट दैट ब्रदर हु डजंट इवन आस्क हर? वो छुपा के भी दे सकता था उसको। तो तमाम जगह ये है, जैसा तुमने पहले भी कहा कि शादी के बाद हम लोगों का नाम बदलना, कोई कानून नहीं है दुनिया में कि किसी भी औरत को अपने नाम बदलने हैं। पढ़ी लिखी औरतें, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाली औरतें सबसे पहले अपना नाम बदल के बैठ जाएंगी, अपने कपड़े बदल के बैठ जाएंगी कि हाँ जी अब मेरी शादी हो गई। अब वो पूरा नाटक करेंगी शादी का। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो गांवों के और शहरों के खेल के मैदान होते हैं सड़कों पर, कभी देखिए वहां कितनी लड़कियां होती हैं? करीब करीब 0 लड़कियां होती हैं, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। तो कोई बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, वो कहते हैं कि यार आपके घरों में क्या लड़कियां पैदा नहीं होती हैं क्या? आप रात को एक बाजारों में निकल जाओ, लड़कियां दिखती नहीं।
मतलब उनको बंदी बना के रखा हुआ है। कमला, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू ऐड कि एक सर्टेन एज के बाद हम एकदम से हमारी दुनिया ही बदल जाती है। मतलब बेशक। कि एक एज के बाद आपको पता चलता है कि ओ हो, मैं तो एक लड़की हूँ और मैंने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी, जो बेशक। करने का मेरा दिल करेगा, बाहर भागने का, खेलने का, पतंग उड़ाने का, लेकिन बिल्कुल। ये आप नहीं कर सकते। और उस सवाल का सिर्फ एक जवाब होता है, क्योंकि तुम लड़की हो। लड़कियों। कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब उसके पीछे आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस कि तुम लड़की हो तो तुमने ये चीजें नहीं करनी, बस कल से। तो तो मैं आज बिल्कुल जो टुडे वी हैव द वर्ड, तो लड़की होने के दो मतलब हैं, एक तो मैं लड़की हूँ, मेरी सेक्स है, दूसरा मेरा जेंडर है। जेंडर। और ये तमाम रुकावटें जेंडर की वजह से हैं। तो आज तो हम कह सकते हैं कि देखो, जो जो चीज कुदरत ने कही है, जो बायोलॉजिकल है, उसको कबूल करते हैं, उसका इस्तेकबाल करते हैं। मगर ये तो आपके कानून हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये कानून तो जो हमारा मजहब है इस्लाम, ये तो उसके भी खिलाफ है। वहां तो पूरी बराबरी देने की तरफ बात की गई, हम तो उसको भी नहीं मानते। अरे उसको मान के तो कम से कम हमें पूरी बराबरी देनी चाहिए जो कि दी गई थी। तो यही है। और ये सिर्फ पेट्रियार्की की वजह से है। और मैं यहाँ दो बातें और कहना चाहती हूँ पेट्रियार्की के बारे में। एक तो ये कि ये कोई सिर्फ साउथ एशिया में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। पेट्रियार्की एक ग्लोबल सिस्टम है। अमेरिका में भी है। आप जो उनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो शुक्र है कि अमेरिका ने उनको थोड़ा बाहर निकाला, मिस्टर ट्रम्प। मतलब टोटली पेट्रियार्कल। और पूरी दुनिया के हर देश में ये पेट्रियार्की है। शायद इसी वजह से लोग समझते हैं कि ये पेट्रियार्की कुदरती है। अब गैर बराबरी भी पूरी दुनिया में है, इसका मतलब ये नहीं है कि गैर बराबरी कुदरती है, ये हमने बनाई है। दूसरी चीज मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि पेट्रियार्की, इसका मतलब है पिदरशाही या मर्दशाही। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सिर्फ मर्द मानते हैं। इसको औरतें भी पूरी तरह से मानती हैं, कुछ मजबूरन मानती हैं, और कुछ अपने अंदर से मानती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मर्दों की प्रॉब्लम है ही नहीं। हम औरतें भी इसी माशरे में पैदा होती हैं। हम भी यही देखती हुई पैदा होती हैं कि मर्द बेहतर हैं, मर्द ताकतवर हैं, औरतों को ऐसे ऐसे रहना चाहिए। तो इसके लिए मर्द बिल्कुल इसको फॉलो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ मर्द कसूरवार नहीं है, हम औरतें भी कसूरवार हैं। और मैं यहाँ ये भी कहती चलूं कि पेट्रियार्की के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, वो सिर्फ औरतों ने नहीं लड़ी, ये मर्दों ने भी लड़ी है। और हम अपने ही हिस्ट्री में देख सकते हैं, इंडियन या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में 2500 साल पहले औरतें बुद्ध के पास गई थी। जब बुद्ध ने संघ शुरू किया अपना, मर्द थे तो औरतें उनके पास गई थी और कहा था कि हम औरतें भी आपके संघा में शामिल होनी चाहती हैं। पहले बुद्ध ने मना कर दिया। उनको लगा कि ये तो माशरा बिल्कुल नहीं मानेगा, माशरा इसके लिए तैयार नहीं होगा, तो बुद्ध ने मना कर दिया। ये औरतें वापस नहीं गई, अड़ी रही। और वो नंबर 2 के पास गई, जो बुद्ध के नंबर 2 थे, उनका नाम था आनंदा। ही वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल। और जाके उसके साथ जो आर्ग्यू किया है इन औरतों ने 2500 साल पहले, तो आनंदा वेंट बैक टू द बुद्धा एंड टोल्ड हिम कि औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं, ये क्यों नहीं शामिल हो सकती संघा में, ये क्यों नहीं वो कर सकती जो मर्द कर रहे हैं। एंड 2500 साल पहले बुद्धा ने हाँ कहा और इन औरतों को संघा में शामिल किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन साउथ एशियंस को, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो कहते हैं कि जी फेमिनिज्म वेस्टर्न है,
जेंडर इक्वालिटी की बात वेस्टर्न है। 2500 साल पहले ये जो औरतें बुद्ध के पास गई थी, क्या ये फेमिनिस्ट नहीं? क्या ये जेंडर डिबेट नहीं थी? अब मैं इससे आती हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने औरतों को कहा कि आपको एजुकेशन का राइट है, प्रॉपर्टी का 0 राइट था, कहा कम से कम 50% तुमको कम से कम मिलेगी। जहां मर्द 10, 20, 30, 40, 50 शादियां कर सकते थे, वहां कहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4, और वो भी जो शरायत थी, जो शर्तें थी, वो ऐसी कि कोई भी मर्द नहीं कर सकता। तो बराबरी के लिए हर वो औरत और मर्द लड़ा है जो इंसाफ में और बराबरी में यकीन करते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो जद्दोजहद है औरत और मर्द की बराबरी की, ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई 2 आइडियोलॉजीज के बीच की लड़ाई है, 2 जहनियतों के बीच की लड़ाई है। एक जहनियत कहती है पिदरशाही बेटर है, दूसरी कहती है नहीं, बराबरी बेटर है। इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी की बात करता है, इसीलिए तो दुनिया का ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बराबरी की बात करता है। और बराबरी सिर्फ औरत और मर्द की नहीं, कालो गोरों की भी, अमीर गरीब की भी। तो बीवी, हम जो बात कर रहे हैं, जैसा मैं पहले कह चुकी हूं, हम तो माशरे की भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरे बाल भी उसी के लिए सफेद हो गए, वरना अच्छे खासे काले थे पहले। लेकिन आप पे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। हाँ हाँ, They really suit you. अच्छा कमलापा, मेरे 2 फॉलो अप क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्वर्सेशन मुझे से। जरा सा 1 सेकंड दो, तुम सवाल पूछती रहो, मैं जरा गले के लिए गर्म पानी उठा लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं सवाल रिपीट करती सवाल। हूँ। अच्छा कमलापा, मेरा जो आपने बात की ना कि खवातीन भी पेट्रियार्की में कभी कभार उस चीज को सपोर्ट कर रही होती हैं, एंडोर्स कर रही होती हैं, अपहोल्ड कर रही होती हैं। तो इसी तरह एक लिसनर ने ये क्वेश्चन भी किया है कि how to tackle and manage internalized misogyny of women at household level, at societal level. तो मुझे तो ये लगता है कि इसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि we realize that we are contributing to this system which is promoting patriarchy. But I would like to know your thoughts on that. सबसे पहले तो बीबी, ये जो इतने बड़े बड़े अल्फाज है ना, मुझे वो आते नहीं है, मिसोजिनी। ये तो मैं किसी ने कमेंट्स में लिखा है। हाँ, तो मैं बता दूं, जिनी जो वर्ड है ये गायनोकोलॉजी वाला ही है। जिनी का मतलब औरत, और मिसो का मतलब नफरत। मिसोजिनी का मतलब है दोस्तों, जो ये बड़ा बड़ा हीरा बोल रही हैं, औरत को नफरत करना, औरत को नफरत की नजर से देखना। तो ये औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं। और मैं तो ये मानती हूं कि इसको समझाने के लिए औरत से भी बात करनी है, मर्द से भी बात करनी है, लड़की से भी बात करनी है, लड़के से भी बात करनी है। औरतों के साथ कोई अलग से बात नहीं करनी, और औरतों की कोई अलग से गलती भी नहीं है। मैं किस माशरे में पैदा हुई, मैंने अपनी अम्मी को कैसे देखा, अब्बा को कैसे देखा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जो मैं मजहब में जिसमें जाती हूँ, मुझे कहा जाता है कि तू मेंस्ट्रुएट करती है तो तू फलाने 5 दिन किचन में नहीं जाएगी। अरे मेंस्ट्रुएट करती हूँ तो मैं यूरिनेट भी करती हूँ, मैं सुबह टॉयलेट भी जाती हूँ, तो उससे क्या हुआ कि मैं उन दिनों में अल्लाह का नाम, भगवान का नाम भी नहीं ले सकती, उनकी किताब को भी हाथ नहीं लगा सकती? अगर मेरे मजहब मुझे ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, तो मैं भी तो इन्हीं से सीख रही हूँ जिससे मेरा भाई सीख रहा है। तो हम सब इसी फैक्ट्री से पैदा होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और हम सब सीखते हैं। मैं अगर हिंदू घर में पैदा हुई हूं तो मुसलमानों से दूर रहो,
तुम अगर मुसलमान घर में पैदा हुई हो, देखो हिंदुओं के पास मत जाना। हम सब ये सीखते हुए पैदा होते हैं। तो मैं तो हम यही समझती हूँ कि इस पर बात करने के अलावा, गुफ्तगू के अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते कि हम किसी को, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बंदूक लाके के बोलो फलानी चीज बोलो, हम उसमें यकीन नहीं करते। हम बराबरी में यकीन करते हैं, मोहब्बत में यकीन करते हैं। और दूसरी बात ये हीरा, इस पे ज्यादा बात करने से ज्यादा ना, अगर तुम और मैं बराबरी जीना शुरू कर दें तो लोग जल्दी सीखेंगे। मैं कॉस्मेटिक्स पर लेक्चर दे रही हूँ बड़ी बड़ी लाल लिपस्टिक लगा के, तो लोग हंसेंगे मुझ पर, और उसके अलावा तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। इतनी लंबी हील पहन के मैं जेंडर पर लेक्चर देने जा रही हूँ, तो अक्ल वाले तो देख लेंगे दूर से, बीबी अपना जेंडर तो पहले ठीक कर ले। तो फेमिनिज्म में हमारा एक नारा है, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, कि अगर मैं कुछ बदलना चाहती हूँ तो मुझे खुद से शुरू करना पड़ेगा। और मुझे मैसेज देने की जगह खुद, अगर मैं मैसेज बन जाऊं, अगर मैं बन जाओ। सादगी का मैसेज दे रही हूँ तो मैं खुद सादगी से रहूं। बराबरी का मैसेज दे रही हूं तो बराबरी अख्तियार करूं ना मैं। अगर ये कह रही हूं कि सबकी इज्जत होनी चाहिए तो मैं मर्दों की भी इज्जत करूं ना, लड़कों को भी बराबर समझूं ना। तो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था कि ये लड़ाई मर्दों के खिलाफ है। और मैं साउथ एशिया में तो कम से कम किसी औरत को नहीं जानती जो कहे कि ये लड़ाई औरत और मर्द के बीच है। ये लड़ाई एक सिस्टम के बीच है, जिस सिस्टम के खिलाफ। तो यही है। बिल्कुल कमलाबा, आपने सही कहा कि वी शुड वॉक द टॉक, कि आप जो बता रहे हैं वो नजर भी आना चाहिए, और आपको उसी चीज को अपनी पर्सनालिटी के अंदर इम्बाइब भी करना चाहिए। तब ही हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हमने आज 3 टॉपिक्स कवर करने थे, लेकिन मेरे ख्याल में 2 पे ही इतनी लंबी बात हो गई है, तो शायद तीसरे तक ना जाया जा सके। आपने बात किया कि जो पेट्रियार्की है वो मर्दों को 3 चीजों में एडवांटेज देती है, रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग और आइडियोलॉजी। बेशक। रिसोर्सेज में तो समझ में आता है, मतलब जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, घर में, मुआशरे में। डिसीजन मेकिंग में भी समझ में आता है। ये आइडियोलॉजी वाली जो चीज है ना, ये अगर इसमें हम थोड़ी सी और बात कर लें, क्योंकि ये जरा सा जैसे एक कोटेशन है जो मैं अक्सर कोट करती हूँ कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स। So it's more than winners. It is it's like it's written by those who are in power. So when men are in power, they are also controlling the narrative that we are sending across. But अगर उस पे कुछ examples से आप explain कर देंगे तो I think ज़्यादा इसमें clarity develop हो जाएगी इस concept तो में। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आइडियोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? नजरिया। नजरिया। नजरिया कैसे बनता है हमारा? क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है? एक तो हमें मजहब बताता है। मजहब किसके हाथ में रहा है पिछले 2000-3000 सालों से? औरतों को तो मजहब के अंदर घुसने की इजाजत तक नहीं थी। तो मजहब में जो कुछ लिखा गया, मैं ये, जैसे जीसस हैं, जैसे बुद्ध हैं, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बहुत स्पेशल इंसान थे। इनको डायरेक्ट, मतलब दे लिव्ड देयर रिलीजन। उनके बाद जो लोग मजहब के ठेकेदार बने वो ठेकेदार थे, उन्होंने मजहब को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो, उनके हाथ में सब कुछ है, क्या गलत है कि क्या सही है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें। तो एक मजहब ले लो, कौन डिसाइड कर रहा है? मर्द। उसके बाद आप एजुकेशन ले लो। हम जो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ रही हूं तो देखूं कि 99% किताबात मर्दों की लिखी हैं।
मेडिसिन पढ़ रही हूँ तो सब मर्दों का लिखा है, फलसफा पढ़ रही हूँ तो मर्दों का लिखा है, कुछ भी पढ़ रही हूँ मर्दों की नजर से लिखा है बीवी। और अपर क्लास, अपर कास्ट, वाइट मर्दों की नजर से लिखा है। तो जाहिर है कि वो लिखेंगे जो उनको सूट करता है। सो दिस इज व्हाट इज आइडियोलॉजी, कि औरत को तो ऐसा ही होना चाहिए, मर्द। मैंने ये सीखा है फेमिनिस्ट स्कॉलर से कि पिछले 100-150 सालों में जो सबसे रेवोल्यूशनरी चीज हुई है बराबरी के लिए, वो ये हुई है दैट विमेन हैव एंटर्ड द एरिया ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज। इसके पहले औरत ने फॉर्मल नॉलेज क्रिएट नहीं की थी, इनफॉर्मल नॉलेज हमने हमेशा क्रिएट की है। आज पूरी दुनिया मानती है कि एग्रीकल्चर हमने शुरू की, क्राफ्ट्स हमने शुरू किए, सोशल रिलेशनशिप्स औरतों ने शुरू की, मगर फॉर्मल एजुकेशन में हमें पीछे रखा गया। मदरसों में लड़कियां जा नहीं सकती थी, हिंदू आश्रमों में लड़कियां नहीं जा सकती थी, क्रिश्चियन स्कूलों में लड़कियां नहीं जा सकती थी। और मैं समझती थी कि ये सिर्फ मजाहिब ने किया। आप जरा गूगल करिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लड़कों के एडमिशन के 237 साल बाद पहली औरत को दाखिला दिया गया। 237 ईयर्स। तो हम कितने पीछे हैं। किताबें वो लिख रहे हैं सब कुछ। किसी ने किताब लिख दी, विमेन आर फ्रॉम मार्स, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। अब हमारे अंदर तो इतनी अक्ल नहीं है उसको कहने की गल की कर रहे हैं यार, बकवास ना कर। For that we have to have the pen in our hands. For that we need to redefine ideology. और जब से औरतों ने लिखना शुरू किया है, we have feminist medicine, feminist psychology, feminist theology, feminist economics. तो ये है कि हम कैसे सोचते हैं। अब मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में मीडिया में 95% positions of power are with men. मीडिया कौन से प्रोग्राम दिखा रहे हैं, टीवी पर क्या दिखा रहे हैं हमारे बारे में, जोक्स किसके बारे में है, किसको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, कभी मजाक के नाम पे, कभी हिस्ट्री के नाम पे। तो ये तमाम चीजें मर्दों के कंट्रोल में है। आई मीन इन इंडिया वी हैव हैड वन वुमन as the editor of a national newspaper for a very short time. Can you imagine? So all kind of creation of knowledge, ideas is all in the hands of men, and that is where we learn from. तो अब हमें नॉलेज क्रिएट करनी है। अब जैसे तुम जो कोशिश कर रही हो, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम ये नॉलेज क्रिएशन का एक छोटा सा प्रोसेस है। और हमने कहाँ से सीखा? जो मैं बोल रही हूँ मैंने फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप से सीखा, और वो फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप मर्दों की भी हो सकती है। फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप का मतलब है किसी बराबरी में यकीन रखने वाले औरत और मर्द ने लिखा। तो फेमिनिस्ट का मेरा मतलब कभी नहीं होता औरत, बिल्कुल बराबरी में यकीन करने वाला। Bilkul. So I think today was very informative, and after this session, I can proudly say that anybody who has listened to it now understands what is the difference between gender equality, sex equality, what patriarchy is, and how patriarchy puts men in a position of power, and what we need to do in terms of ideological inclusion of woman narrative in the existing systems in order to stand against patriarchy.
सो कमला आपा हमें चाहती थी कि हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे भी बात करें, लेकिन हमारा टाइम काफी ऊपर चला गया है ऑलरेडी। सो मे बी हम इस चीज को अगले सेशन में यहाँ से फॉलो अप करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगला सेशन हम जूम से लिंक करें जिसमें मैं और आप बराबर एक साथ गुफ्तगू करें, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन मुझे मेरे दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चीज बॉदर कर रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी वीडियो ऊपर आ रही है और आपकी नीचे आ रही है। So I apologize for that and the inconvenience that the technology caused us in the beginning of the session. मैं सेशन एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप कुछ लाइंस अपनी जो नज़म है मुझे पढ़ना है उससे अगर हमारे साथ शेयर करें तो इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी एंड फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग। एक अब्बा अपनी बेटी से कहता है पढ़ना है, पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है? तो उस बेचारी लड़की को गुस्सा आ गया। तो उसने जवाब दिया कि जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। यानी वो कह रही है कि अगर मैं लड़का होती तो शायद जरूरत ना होती पढ़ने की। और फिर वो अपने अब्बा जान को सुनाती कि उसे क्यों पढ़ना है, कि पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है। तरुणाई थोड़ा सा हिंदी लफ्ज है, यूथ, तरुणाई, जवानी। मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है। और कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है। मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, जो पिदर शाही ने डर मेरे दिल में पैदा किया है। मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है। मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। हर जोर जुल्म को समझना है सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है। I want to create new religions which give me equality. मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। और फिर कहती है हर आलिम से बतियाना है सो पढ़ना है। राबिया मीरा का गाना गाना है सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है। और अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है अब्बा जान। क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया कमला आपा। मैं जी हमेशा जी से जी। आपसे ये नज़म सुनना चाहती थी लाइव, और फाइनली फाइनली आई हैव बीन एबल टू डू सो। फाइनली So, with your permission, I'm going to end the live session now. And परफेक्ट। any last words for everybody who is listening? And then नो लास्ट वर्ड्स। बेस्ट हो गया। फिर हम अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे, और उसमें भी we will having more informative discourse on subjects that we all need to talk about, we all need to listen. And I hope that today you were able to clear a lot of misconceptions regarding gender equality, sex equality, patriarchy. So stay tuned for the next session. Namaste, अच्छा अच्छा, Kamlapa. मुझे कुछ कहना है। अब मेरे को कुछ कहना है, मेरे को याद आ गया। सब खुश रहो, आजाद रहो, चाहे दिल्ली रहो चाहे इस्लामाबाद रहो। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ओके जी, नमस्ते, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।